यह है ठाणे शहर का प्रभाग क्रमांक 15। यहाँ की राजनीति बाकी प्रभागों से बिल्कुल अलग है। जहाँ राजनीति ग्राउंड लेवल से शुरू होती है और फैसले गलियों में बनते हैं। और इस बार सिर्फ इलेक्शन नहीं है, यह है 8 साल बाद जनता को मिलने वाली आवाज़ है। ये एरिया स्लम के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ मजबूरी नहीं, समाज, सवाल और हिम्मत रहती है। यहाँ वोट सिर्फ निशान नहीं होता, ये होता है हिसाब। इसलिए वोट से पहले सुनना ज़रूरी है। मेरा एक मार्केट के अंदर एक मसाले का दुकान, वो मेरा दोस्त का ही दुकान था, लेकिन मैं वहाँ सर्विस कर रहा था। दादा, आपको मैंने कोविड के टाइम पे देखा है, जब कोई रिश्तेदार का नहीं हो रहा था। फिर हमने हमारी जान की परवाह नहीं की, हम लोगों के जैसा घर में नहीं बैठा। दादा, जब आप चुन के आए प्रभाग क्रमांक 15 में, तो आपने कैसे स्टार्ट किया कामों को? ये प्रभाग क्रमांक 15 के रास्ते जो थे ना, चारों बाजू के ही मेन रास्ते, रास्ता क्रमांक 33 हो, रास्ता क्रमांक 16Z हो, रास्ता क्रमांक 34 हो, रास्ता क्रमांक 22 हो, ये सभी रास्ते में लोग मछलियाँ छोड़ते थे। मछलियाँ आप विरोधियों को कैसे हैंडल करते? और विरोधी का हैंडल करने की क्या जरूरत है? जब मैं अपन काम करते हैं, मैं किसी को टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूँ, मैं मेरे काम से उसको जवाब देता हूँ। नमस्ते दादा. नमस्ते. तुम्ही आज काय केलं? आज आपने क्या किया? मैंने आज क्या, जनसेवा है ईश्वर सेवा। पूरा दिन आज मैं सवेरे से जो निकलता हूँ घर से, तो एक ही काम है, लोगों का सेवा करना, आया हुआ लोगों की समस्या का हल करना, यही मेरे काम है। पहला मेरा क्वेश्चन था कि मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें की पॉलिटिक्स के पहले, काम की, तो रिक्शा से लेके, रिक्शा ड्राइवर से लेके नगर सेवक की जर्नी आपकी कैसी थी? देखो, गणपति बप्पा मोरया, मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, और आज ऐसा भी शनिवार है, हाँ। आज बजरंग बली का भी दिन है। तो मैं मेरे जीवन में अगर मैं सबसे पहला आपको कहा तो मैं बजरंग बली का भक्त हूँ जी। मेरी जर्नी मुरबाड से, मेरा एक्चुअली जन्म मुरबाड में हुआ है जी। मुरबाड शहर ये ठाणे शहर के अंदर ही, ठाणे जिला के अंदर ही है, वसा हुआ है। और वहाँ से मैं जब यहाँ ठाणा में आया है, तो मेरा एक मार्केट के अंदर एक मसाले का दुकान, जी। वो मेरा दोस्त का ही दुकान था, लेकिन मैं वहाँ सर्विस कर रहा था जी। और वहाँ सर्विस करके मेरी ज़िंदगी की मैंने शुरुआत की। और सर्विस से लेके आज आप देख रहे हो, मैं समाजकारण कर रहा हूँ, राजकारण कर रहा हूँ, जो भी आज हो, उद्योग कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी की शुरुआत तो सर्विस से हुई है। जी। जी। जब मैंने देखा कि मुझे ये सर्विस मैं कर रहा था, उतने में अपना परिवार चलाने के लिए मैं रिक्शा भी कई दिन चलाया, और अपना परिवार का गुजारा करने के लिए आदमी को जो करना चाहता है वो मैं किया। जी। अब एक मुझे देखने को जाए तो मेरी राजकारण की शुरुआत जो हुई है, टर्निंग पॉइंट समाजकारण की कहा जा सकता है कि दिघे साहब को, गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहब को कोई राजकीय नेता नहीं कह सकते, वो सामाजिक बांधिलकी का से काम करने वाले एक शख्स थे। जी। और उनके संपर्क में मैं आया जब मार्केट, और वो उनका ऑफिस आज आनंद मठ कहा जाता है, तब टेबी नाके पे दिघे साहब थे, तो वहाँ हमारा परिचय हो गया। तभी से लेके आज तक मैंने उनका आदर्श सामने रख के काम करने का शुरू किया। मतलब एक ऐसा पॉइंट आया होगा ना कि नहीं, पॉलिटिक्स में मुझे डायरेक्ट कदम रखना है, कि आपकी कुछ तो एक रीज़न होगा उसके पीछे पॉलिटिक्स में आने का। मैं आपको कहता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में आने का कोई रीज़न ऐसा सोच के मैं आया ही नहीं था। जी।
और मैंने कभी मेरी ज़िंदगी में ये भी देखा नहीं था कि मैं आज ये नगर सेवक के पद तक मैं पहुँचूँ, मैं शिवसेना का विभाग प्रमुख बनूँ, शिवसेना का कोपरी पाचपकड़ी समन्वयक बनूँ, कि मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर सोचा नहीं था। लेकिन जब दिघे साहब से मेरी मुलाकात हो गई, उसके बाद मैंने एक सामाजिक काम करने का जो वसा बोलते हैं, जो आदर्श बोलते हैं, वो लेके मैं जय भवानी नगर एरिया हमारी जो बसी जी वो 1987 में जब वो एरिया बसी, तो उस टाइम पे गुरुवर्य धर्मवीर आनंद के साहब ने ही मुझे कहा कि एकनाथ, तू वागले स्टेट के अंदर वहाँ जो जय भवन नगर नाम की बस्ती बैठती है, वहाँ पे जा और अपने लोगों को मदद कर। वह नया एरिया बस रहा था, पूरा ये क्षेत्र है वागले स्टेट का, ये MIDC का क्षेत्र था। कहीं मजदूर लोग यहाँ पे MIDC के इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते थे, रहने के लिए घर नहीं था, और वो घर जब जितनी जगह मिले वह अपना घर बनाने के सोच रहे थे। और उसी टाइम मैं यहाँ जय भवानी नगर जो हमारे है वहाँ पे आए, और वहाँ से मेरी एक्चुअली सामाजिक काम से राजकीय इसमें परिवर्तन हो गया। मैं 1990 साल में मैं शाखा प्रमुख, मेरे को गुरुवर्य धर्मवीर आनंद के साहब ने पहला शाखा प्रमुख मेरे को बनाया, और शाखा प्रमुख बनाने के बाद मैंने पीछे नहीं देखा, और लोगों की सेवा यही मेरा मकसद। और दिघे साहब ने जो जो काम दिया वो मैंने ईमानी बात किया। 1990 से लेके 97 में 92 में पहला चंद्रकांत साकलकर करके हमारे एक नगर सेवक शिवसेना के पहले वागले स्टेट में अगर पहला नगर सेवक यहाँ पे बना है तो वो चंद्रकांत साकलकर करके बना है। और उनको 92 में वो चुनाव कैसा लड़ना है, उस टाइम पे मैंने राजनीति का जो पाठ पढ़ा, तो भाई चुनाव का जो मौसम पहला हुआ, तो उस टाइम पे पहला चंद्रकांत साकलकर साहब को हम लोग सब मिल के यहाँ पे चुन के लाए। दादा 2017 में आप अकेले जीत के आए थे, 3 बीजेपी के थे और एक आप। वो संघर्ष कैसा था वो? 2002 में जी जब मैं खुद चुनाव लड़ा तो मेरा थोड़ा वोट से मैं चुनावी हार गया, क्योंकि 3 का प्रभाग था। जब 3 का प्रभाग था तो 2 नगर सेवक मैंने चुन के लाने का काम किया, लेकिन एक कहीं कारण से एक मातब्दार उम्मीदवार मेरे सामने लादा गया कांग्रेस का, और तभी कांग्रेस की बहुत चलती थी। तब वहाँ पे मंगेश कोहली करके मेरे सामने चुन के आए, मैं उसी टाइम पे हार गया। लेकिन मैंने हार नहीं माना। क्यों? तो जब जो लोगों ने मेरे लिए दिन रात काम किया, तब मुझे लगा आज लोग मेरे पर विश्वास रख के दिन रात काम किया है। मैं थोड़ा वोट से भले हार गया हूँ, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। फिर लोगों के लिए जीना मैंने स्वीकारा, लोगों का काम करने का मैंने स्वीकारा। और जब लोगों का भाई काम करते चले गया, तो 2007 में मैं पहला आपको बोलता हूँ, मेरी वाइफ तभी भी प्रभाग रिजर्व महिला आरक्षण गिर गया। महिला आरक्षण गिरने के वजह से महिला में तो मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ जी। लोग तभी भी मेरे ऊपर प्यार करते थे, लेकिन मैं मेरे वाइफ गृहिणी थी। मेरे कार्यकर्ते ने कहा कि आपके घर का कोई उम्मीदवार दो, तो मैंने मेरे वाइफ को चुनावी क्षेत्र में लाया और उनको चुन के लाया। सब लोगों ने विश्वास हमारे ऊपर डाला, और वो मेरी वाइफ 2007 में पहले चुनाव जीत गई। वो भी ऐसी जीत गई कि सामने वाले की डिपॉजिट गुल हो गई। उसके बाद 2012 का पर्व आया। 2012 में फिर 2 का पैनल गिर गया, और जब 2 का पैनल गिर गया तब भी ऐसा हुआ, तब भी एक महिला गिर गया, ओबीसी, और एससी जेंट्स गिर गया। उसी टाइम पे भी
बहुत से कार्यकर्ता लोगों की मांग थी कि एकता भोईरी हमें नगर सेवक चाहिए। तो फिर मैंने उसी टाइम भी मेरे वाइफ को खड़ा किया, मैं उनके पीछे रहा। और रामभाऊ तायड़े करके एक नाम का, कभी वागले में अपने को वो आए नहीं, ना कभी वागले में आए थे, लेकिन 2012 की बात मैं कह रहा हूँ आप लोग को। माननीय तब एकनाथ जी शिंदे साहब ये शिवसेना थाना जिला प्रमुख भी थे, हमारे आमदार भी थे। और उस टाइम पे उन्होंने कहा कि एकनाथ अभी आपने को ये सीट लाना है। मैंने वो चैलेंज स्वीकार कर दिया और दोनों के दोनों नगर सेवक शिवसेना की चुन के लाए। उसमें एक मेरी वाइफ थी और एक रामभाऊ तायड़े करके, वो आरपीआई से उनको मैंने चुन के लाया। ये मेरी चुनौती थी, लेकिन वो भी काम एकनाथ भोईर ने सब कार्यकर्ता के बल पे ऊपर किया। उसके बाद फिर 2017 का चुनाव की आप जो बात की जी, तो फिर 2017 का चुनाव लगा। 2017 का चुनाव की बात आई तो 2017 चुनाव में फिर 4 का प्रभाव हो गया। तो 2017 का प्रभाग क्रमांक 15 में एकनाथ भोईर वहाँ पे उम्मीदवारी के नाम से खड़ा हो गया। शिवसेना का भाजपा का कोई युति नहीं था जी, शिवसेना के 4 कैंडिडेट तय हो गए। उसमें एक दशरथ यादव था, एक सुप्रिया सोडारी थी और एक राधा फत्ते बहादुर थी। लेकिन उस टाइम पे भी और 2017 में मेरी वाइफ बाजू के प्रभाग में, जो मेरा प्रभाग मेन प्रभाग मेरा था, वो प्रभाग क्रमांक 17 से जुड़ा हुआ था। तो वहाँ पे मेरे वाइफ को खड़ा कर दिया। मेरी वाइफ एकता भोईर वो टाइम पे भी 10,000 वोट के मार्जिन से जीत के आई है। और मैं भी ये संघर्ष के चुनाव में मैं भी 1100 वोट से चुन के आया। 3 कैंडिडेट मेरे गिर गए, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना। मैं काम करते रहा और काम आज आप देख रहे हो कि मैंने क्या काम किया है, आप लोग को अच्छी तरह से जाना है। मैंने देखा है दादा, आपको मैंने कोविड के टाइम पे देखा है, जब कोई रिश्तेदार का नहीं हो रहा था, आप बाहर निकल के लोगों के लिए काम कर रहे थे। वो कोविड का टाइम आपके लिए क्या था? मैं वही बोलता हूँ ना, ये मेरा फर्ज है, मैं मेरा भाग्य समझता हूँ। तो मुझे लोगों की सेवा करने को मिली। और कोविड में ये हो गया कि कौन अपना और कौन पराया, बराबर, लोगों ने उसकी जान पहचान कर ली है। तो 2019 में कोविड शुरू हो गया और 2019 में जब कोविड शुरू हो गया, सब लोग अपने अपने गांव भागने लगे, सब लोग अपना अपना परिवार देखने लगे। लेकिन हमारे एकनाथ शिंदे साहब वो खुद भी जमीन पे उतर के काम किया और उन्हीं के साथ में हम लोग हमारे प्रभाग में जो जो चाहिए वो देने का काम हमने किया। गांव जाने वाले लोग हैं उनको जाने की व्यवस्था कर दी। यहाँ से कोई यहाँ रिक्शा जा नहीं रहा था, वहाँ उनको बस लाके उनको स्टेशन तक पहुँचाने का काम किया। उनको जहाँ तक जाने गए वहाँ तक का काम किया और लोगों को राशन से लेके सब कुछ चीज़ हमने लोगों के घर तक पहुँचाने का काम किया। तभी हमने हमारी जान की परवाह नहीं की। हम लोगों के जैसा घर में नहीं बैठा, हम लोग लोगों के साथ में काम किया। जब कोविड के काल में सगा भाई भी भाई के लिए काम नहीं कर रहा था, अपनी औरत भी अपने आदमी से डर रही थी, तो हम लोग मेरे बाल बच्चे भी घर में थी। लेकिन मैं बोला मैं बाहर जाऊंगा, मैं लोगों के लिए काम करूंगा और लोगों के लिए काम करते रहा। आगे वहाँ से लोगों को तो राशन हो या अपने सफाई कर्मचारी जितने भी वागले स्टेट में काम करते बेचारे, उनके लिए खाना, उनके लिए चाय नाश्ते की ज़रूरत, वो सब उस कोविड के काल में 6 महीना हमने हमारे पास से कर दिया। धान्य की बात थी, लोगों को राशन की बात थी, शिंदे साहब हमारे तक भेजते थे, हम लोगों को तब पहुँचाते थे। जहाँ नहीं पहुँचते थे वहाँ भी हम पहुँचाते थे। मतलब ये चालू रहा, सिलसिला चालू था कोविड का। अप डाउन बंद, अप डाउन बंद, अप डाउन चालू था। उसी टाइम पे कई लोग बाहर नहीं निकल रहे थे,
यहाँ से थाना से बाहर कहीं जाने नहीं दे रहे थे। ये सब मुसीबत ही थी, लेकिन मुसीबत में खड़ा रहा, वही तो सही साथी होता है। और तभी तभी आपका साथ लोगों के साथ है। मैं एक थोड़ा पर्सनल पूछना चाहूँगा, आप इतने बिजी शेड्यूल में फैमिली को कैसे टाइम देते हो? मैंने सुना है आपका एक पोता भी है। मैं आपको एक बोलता हूँ कि मैं शेड्यूल मेरा बिजी होता है, लेकिन आज भी फैमिली को, मेरे वाइफ को तो मैं ज़्यादा टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मेरा जब पोता भी हुआ है तो मैं घर पे जाता हूँ ना, तो बाहर का फिर सब भूल जाता हूँ। एक आधा घंटा उसके साथ में खेलता हूँ तो अच्छा लगता है। जी क्या दादा, बरोबर बरोबर। आखिर बोलता है ना, क्या जो अपना पुत्र से ज़्यादा प्रेम पोता के ऊपर होता है, वैसा ही है, ब्याज ज़्यादा प्यारा लगता है। दादा 2022 की बात करूंगा मैं, जब माननीय एकनाथ शिंदे सर जी ने एक ऑपरेशन किया था। वहाँ पे मैंने टीवियों में, फोटोज़ में, वहाँ पे आपको भी देखा, आप भी इन्वॉल्व थे। वहाँ का माहौल कैसा था? मतलब मुझे उसकी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है कि वहाँ पे क्या माहौल था कि पूरे विधायक, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जहाँ तक याद है 22 विधायक लेके गए थे। देखो उस टाइम पे शिंदे साहब ने जो उठाव किया, जी, तो उठाव में शिंदे साहब ने कहीं अपने सिलेदार जो थे उनको भी साथ लेके, वह जितने भी एमएलए थे उनकी देखरेख करना, उनको जो कुछ कम नहीं पड़े उसके लिए देखना। इसीलिए उस कार्यक्रम में हमें भी, हमारा भी एक नाम आ गया जी, और हम भी उन साहब के साथ में चले गए। फिर हम लोग यहाँ से सूरत चले गए साहब के साथ में, वहाँ से सूरत से फिर गुवाहाटी चले गए, गुवाहाटी से फिर गोवा चले गए आए, और गोवा से फिर मुंबई चले आए। लेकिन उस टाइम पे बाहर एकदम भयान वातावरण था, एकदम कोई ऐसा शिंदे साहब ने जो कदम उठाया वो कोई नहीं उठा सकता है। पूरे वर्ल्ड में पता चल गया था, मतलब पूरे वर्ल्ड में चर्चा चालू थी। 33 देशों में चर्चा थी जी। 33 देशों ने उसकी दखल ली थी, एकनाथ शिंदे नाम का शख्स कौन है। ये 33 देशों ने उनका ये लिया है, और वो एकनाथ शिंदे साहब के साथ काम करने में हमें गर्व है। आज भी उनका, जैसा दिघे साहब का आदर्श रख के काम करते थे, वैसा उनका चेहरा देख के हम लोग काम करते। वो आदमी कब सोता है किसी को मालूम नहीं पड़ता है, कब उठता है किसी को मालूम नहीं पड़ता है। और ऐसे आदमी के साथ काम करने का छाती जो बोलता है ना, फूक जाती है, छाती बड़ी हो जाती है। क्यों? तो हमारा नेता ही ऐसा है, हमारा नेतृत्व ही ऐसा है, जिनके नीचे काम करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। वो जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तो उसके बाद मैंने उनको देखा था। मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ। उनके आने के बाद तो मुझे ठाणेकर को एक ऐसा लगता है कि हमारे ठाणे से जो सर ने किया है, जो कर रहे हैं, वो बहुत अलग है। मैं आपको बोलता हूँ, हमें सबसे ज़्यादा गर्व ऐसा है, मैं एकनाथ शिंदे साहब के साथ में 90 से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं पहला शाखा प्रमुख बना तब हमारे गुरुवर्य, हम जिनको मानते थे, देवीदास बाबूराव चालके जी, ये हमारे विभाग प्रमुख थे वागले के, और इनके अंडर में हम लोग काम करते थे। और शिंदे साहब भी तभी शाखा प्रमुख के रूप में काम करते थे। लेकिन शिंदे साहब की काम करने की ये अलग थी, हमारी शैली अलग थी। और शिंदे साहब के साथ में मैं काम किया, इसका सबसे ज़्यादा गर्व हमें है। आज वो एक राज्य के मुख्यमंत्री बने। जब एक मुख्यमंत्री उच्च स्तर, ये राज्य का उच्च स्तर पे जो कोई आदमी जाता है और उनके साथ हम काम किया है, तो हमें उसका सबसे ज़्यादा गर्व है कि हम ऐसे इंसान के साथ हमने काम करने का हमें मौका मिला। जैसा मैंने कहा कि बाला साहब का विचार धारा आगे लेके चलने वाली। क्यों? तो बाला साहब को भी हम लोग ने उनका सभा सुनते थे। जब हम सभा सुनते थे, एक अपने काटा आता था जिसमें रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये पूरा काउंटे खड़े हो जाते थे। और जब बाला साहब मेरे शाखा में आए थे, तभी या जय भवानी नगर शाखा में हमारे बाला साहब जी आ चुके हैं। और धर्मवीर आनंद दिघे साहब तो हमेशा ही मेरे कार्यक्रम में आते थे। धर्मवीर आनंद दिघे साहब के साथ में जो भी कार्यक्रम हमने चालू किया है, आज भी वो शुरू है।
उसमें सबसे बड़ा मैं आपको कहता हूँ रक्तदान शिविर, जो शिंदे अपने गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहब के जन्मदिन पे 27 जनवरी को हमने शुरू किया था। आज 35 साल हुआ सर। हाँ, ये आज भी वो चालू है। रक्तदान शिविर हम चालू रखा है जी। माननीय दिघे साहब ने कहा करते थे, अरे खेड़े पाड़ों से कई आदिवासी बांधव या सिविल हॉस्पिटल में आते हैं, उनको खून नहीं मिलता है, अगर मेरे जन्मदिन में कुछ मुझे गिफ्ट देना है तो खून अपना खून दो, लोगों को वो काम आ जाए। इससे अच्छी बात क्या होगी? तो इससे अच्छा कोई दान नहीं था। रक्तदान ये सबसे श्रेष्ठ दान है कि वो कोई पैसे से खरीद नहीं सकता है, किसी के दूसरे आए इससे बन नहीं सकता है, जिसमें से बन नहीं सकता है, मानव के जिसमें बन के ही वो दूसरे मानव को काम आता है, वो चीज़ है रक्तदान। और रक्तदान शिविर तभी शुरू किया। मैं बच्चे लोगों को चोपड़ी बांटप का कार्यक्रम शुरू किया। आज वो बोला है ना, अपन वटवृक्ष अपन लगाते हैं, आज लगाएला वृक्ष, आज वटवृक्ष हुआ है। आज मैं 5,000 तो 6,000 बच्चों को हर साल किताब बांटता हूँ, उनके शालेय शिक्षण का मदद करता हूँ। 10वीं 12वीं उत्तीर्ण जो विद्यार्थी है, जो 10वीं 12वीं से निकलते दूसरे क्लास में जाते हैं, उनको पूरा किट मैं देता हूँ, उनका सत्कार मैं करता हूँ। ये मैं मेरे खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। और दिघे साहब जाने के बाद हमें जो ठाणे शहर को एक नेतृत्व मिला, तो महाराष्ट्र का नेतृत्व वो कर रहे, लेकिन तभी एक ठाणे शहर को जो नेतृत्व मिला, एकनाथ शिंदे नाम की जी चिंगारी आज देखा है, वो भी आज जो वटवृक्षता आज वटवृक्ष हुआ है। साहब आज पूरा महाराष्ट्र को लोग उनको मानते। और सबसे अच्छा वो लगा, हमारा एक करीब के जो सहकारी थे, वो महाराष्ट्र राज्य के सबसे ऊंचा कुर्सी पे जाके बैठे और उन्होंने भी बताया कि धर्मवीर आनंद दिघे साहब का सिकवन कैसी होती है। उन्होंने भी महाराष्ट्र के लिए जो काम किया, आज तक कोई मुख्यमंत्री कोई काम नहीं किया है। उनकी एक योजना है लाड़की बहन योजना, उससे जो उन माताएं बहनें हैं, उनको जो एकदम लो लेवल पे काम कर रहे, उनको उससे बहुत फायदा हुआ है। आज मैं बोल रहा हूँ, फायदा नुकसान हमने कभी देखा भी नहीं जी, लेकिन शिंदे साहब आज भी कहते हैं कि लाड़की बहन योजना जो मैंने निकाला, बोले तो वो मुझे इतना सगुन मिला कि सब बहनों ने मुझे लाड़का भाऊ कहा। शिंदे साहब को आज सब लाड़का भाऊ करके जो लाडली बहन कहते हैं। और जब जब शिंदे साहब का कोई भी कार्यक्रम होता है, उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाडली बहन रहती है। जी, जो कोई किया है नहीं, कोई डेयरिंग ही नहीं कर पाया आज तक, वो शिंदे साहब ने कर बताया। ऐसे एक ही योजना नहीं है, बहुत योजना जो है शिंदे साहब ने किया है। लाड़के भाई के लिए भी किया है, युवा के लिए भी किया है। युवा प्रशिक्षण योजना चालू किया, युवा को हाथ को काम देने की योजना वो भी बनाई। और इतनी योजना शिंदे साहब ने उनके 2.5 साल के कार्यकारिणी भी की। मेरे को लगता नहीं कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा किया होगा आज तक, महाराष्ट्र में नहीं, कोई दूसरे राज्य में भी मुझे ऐसा कभी मुख्यमंत्री ने देखा। जब मैं एक डायलॉग सुना था अनिल कपूर का, जी जी, एक दिन का सीएम कैसा होता है, वो अनिल कपूर ने बताया था। लेकिन साहब ने उसी तरीके का काम करके 2.5 साल सीएम पद कैसा होता है, इस शिंदे साहब ने सिखाया है महाराष्ट्र को नहीं तो पूरा देश को। और आज देश भी शिंदे साहब की दखल लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर हो, देश के संरक्षण मंत्री हो, वो भी आज शिंदे साहब की दखल लेते हैं। केवल इंडिया नहीं, भारत ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, तो बाहर के देश भी शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे कौन, वो देखने चाहते हैं। मतलब वो गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहब के चेले हैं, बाला साहब के विचारधारा लेके आगे चलने वाले हैं, समाज का विकास करने वाले हैं। हमारे समाज आगे कैसा जा, वो देखने की सोच उनमें है करके। और मैं मेरे को खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उनके हाथ के नीचे, उनके मार्गदर्शन में आज वागले स्टेट पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे दादा थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं, थोड़ा आपके कामों के बारे में जानते हैं। मैंने कहा सुना है एक टेकड़ी पे एक टाकी है,
उसमें ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, इसके पीछे क्या है? देखो वो टाकी क्या हो गया, एक दिन जब मैं नगर शोक बना था जी और टाकी फूट गई रात को, कई लोगों का घर का नुकसान हो गया। शिंदे साहब का मुझे सवेरे सवेरे फोन आया, अरे तू किधर है? तभी साहब सीएम थे जी और तुम कहाँ है? नगर विकास मंत्री थे, सॉरी। मैं बोला मैं घर में वो उधर एक टाकी फूट गई है, उधर जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अरे तू उधर पहुंच जा पहला। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा वो टाकी फूट गई थी, पूरे लोगों के घर में पानी गया था, कई लोगों का नुकसान हुआ था। तब शिंदे साहब को वहां से ही मैंने फोन किया, बोला साहब ये टाकी फूट गई है, बहुत से लोगों का, गरीबों का नुकसान हुआ है, तो क्या कर सकते हैं? मेरे को बोला, मैं बोला उनका घर बनाना पड़ेगा अपने को, टाकी अपने को तुरंत लेना पड़ेगा। तो मैंने फिर एक सब महापालिका के जितने इंजीनियर थे, सहायक आयुक्त थे, जो भी महापालिका के स्टाफ था, प्रशासन के जो डिपार्टमेंटली जवाबदार ऑफिसर था, उनको वहाँ बुला लिया। अभी क्या किया जाए इसके ऊपर हम लोग ने सलाह मसलत की। तो बोला अपन ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी करके वो टाकी अपन यहाँ बिठाएंगे, क्यों तो पहाड़ है, वो आरसीसी टाकी जल्दी बन नहीं पाएगा, मटेरियल जल्दी चले नहीं जाएगा, लोगों पानी बिना कितने दिन रहेंगे। मैं वही सोचने लग गया दादा कि ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी मतलब क्या है? अब पूरी टाकी आई है कि कैसा हुआ है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी बोलेगा तो वो जो टाकी जो है हाँ। वो वहां से ही आई है यहाँ पे, ओके पार्सल होगी। ओके उनकी कंपनी, उनका मेंटेनेंस भी करना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि तो यहाँ जल्दी होता नहीं है। उनको उनकी जो एजेंसीज है उनको बुलाना पड़ता है, वही बेसिकली करते। लेकिन ऐसे जगह पे वो इसीलिए बिठाया कि वो अच्छा चले। और शिंदे साहब ने उसके लिए भी कहा कि वो ताबड़तोड़ तुमको जो चाहिए वो कर लो, उसे कुछ फंड लगे तो हम कम नहीं पड़ने देंगे। लोगों का काम होना चाहिए, लोगों का असुविधा नहीं होना चाहिए, लोगों की व्यवस्था होना चाहिए। दादा, हर मिडिल क्लास का एक सपना होता है कि उसका अपना बिल्डिंग में घर हो। तो ना मैंने ऐसे ही सुना क्लस्टर, मुझे नहीं समझ में ये क्लस्टर है क्या? देखो शिंदे साहब जब आमदार अपने एमएलए थे जी मेरे को जितना जानकारी है मैं बोल रहा हूँ आपको। साईराज नाम की इमारत किशन नगर में बड़ी दुर्घटना हुई जी और आप देख रहे हो किशन नगर जो पूरा परिसर है तो पूरा अनऑथराइज इमारत से एक इमारती पे चढ़ेगा तो डायरेक्ट चकनापे में निकल जाएगा। ऐसे ही एक दूसरे को टच इमारत है। और फिर वो शाहीराज जैसी इमारत गिरी तो वहाँ के बहुत से लोग उसमें मर गए। तब शिंदे साहब को ऐसा लगा, हड़ हुआ, अरे कहीं क्या करने का तो क्या करने का। तब शिंदे साहब ने, वो ऐसा नेता है कि इन्होंने सभागृह में कहा था कि अगर मेरे लोगों को मैं उनको न्याय नहीं दे सकता हो तो मैं जिंदा रह के या तुम्हारा नेतृत्व करके गया सभागृह में क्या काम कर पाऊंगा, यहाँ से मुझे उड़ी मारना चाहिए। ऐसा कभी कभी वीडियो भी देखा होगा आप लोग ने उनके चुनाव के टाइम पे। लेकिन वो आत्मीयता से कहा है। और उसके बाद जो क्लस्टर योजना जो उन्होंने लाई है कि तो दूसरा योजना में बैठेगा ही नहीं कोई, उनको एफएसआई नहीं मिलेगा तो कहाँ से बिल्डर काम करेगा। अभी क्लस्टर योजना जो आपने लाई है शिंदे साहब ने, अपना भी बहुत सा बाहुबली क्षेत्र जो है, मेरा जो प्रभाग है जी, वो एमआरडीसी का जगह पे गवर्नमेंट के लैंड पे बैठा हुआ है। दूसरा कोई योजना करने जाएगा अपन तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। सामूहिक क्लस्टर योजना, सामूहिक विकास उसको कहा जाता है। तो वो विकास जो शिंदे साहब ने यहाँ लाया है, मैं खुद भाग्यवान समझता हूँ कि मैंने अपने प्रभाग का भी पूरा सर्वे कर चुका हूँ। वो क्लस्टर में अपना प्रभाग क्रमांक 15, प्रभाग क्रमांक 17 का जो मेरा वाइफ मिसेस का जो पट्टा है एकता भोईर का, उनको भी सर्वे कर चुका हूँ और उनको भी क्लस्टर में मर्ज किया गया है। क्लस्टर का कहना ऐसे तुम्हारा 10 बाय 10 बाय भी रूम होगा तो भी आपको बाकायदा 319 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया मिलेगा,
और वो भी अच्छा बिल्डिंग में मिलेगा, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अच्छा। और पूरा शिंदे साहब को एक मैं सलाम करूंगा कि उन्होंने क्लस्टर के लिए भी सिडको जैसा एक संस्था का उन्होंने उनमें इन्वॉल्वमेंट किया। क्यों? तो प्लानिंग डिपार्टमेंट अच्छा होना चाहिए। प्लानिंग अच्छा होएगा तो घर अच्छा बनेगा। बरोबर। आप लोग ने स्टूडियो बनाया, हाँ। अगर प्लानिंग से नहीं बनता तो स्टूडियो में कोई मतलब नहीं रहता। नहीं। तो अच्छा घर बनाने के लिए अच्छा प्लानिंग होना चाहिए। तो सिडको जैसा संस्था है सामने रखा, और सिरके बिल्डर है, उनको भी क्लस्टर में लिया। वो तो बहुत महाराष्ट्र के बहुत बड़े बिल्डर है। मतलब साहब ने लोगों के लिए काम किया है, बिल्डर के लिए नहीं किया है। लोगों को अच्छा घर चाहिए, और साहब का वो सपना है, एकनाथ शिंदे साहब का वो सपना है। लेकिन उनका सपना साकार करने के लिए अपने लोगों का फायदा हो जाएगा, और उनको अपने को मदद करना पड़ेगा। वो मदद करने का काम हमारे जैसे कार्यकर्ता करते हैं। दादा, जब आप चुन के आए प्रभाग क्रमांक 15 में, तो आपने कैसे स्टार्ट किया कामों को? आपने क्या क्या काम किए? कुछ ऐसे 3-4 काम मुझे बताइए कि आपने ऐसे ऐसे काम ही किए। मैं आपको फिर एक बार कहता हूँ, प्रभाग क्रमांक 15 आपने बोले कैसा स्टार्ट किया जी। काम? मेरे लिए कोई नया नहीं था। काम तो मैं करते रहा हूँ। मैंने आपको कहा, मैं 1984 में शिवसेना ज्वाइन की। उसके बाद 1990 में मुझे शाखा प्रमुख करके मैं नियुक्त किया। उसके बाद मेरा जो राजकीय प्रभाव शुरू हो गया। तो मैंने आपको कहा, काम मेरे लिए कोई नया नहीं था। प्रभाग क्रमांक 15 का जो विकास, 2017 के पहले का प्रभाग क्रमांक 15 और 2017 के बाद का प्रभाग क्रमांक 15 अगर आप देखने जाए तो बहुत से काम हो चुके हैं। ये प्रभाग क्रमांक 15 के रास्ते जो थे ना, चारों बाजू के जी। मेन रास्ते, रास्ता क्रमांक 33 हो, रास्ता क्रमांक 16Z हो, रास्ता क्रमांक 34 हो, रास्ता क्रमांक 22 हो, ये सभी रास्ते में लोग मछलियां छोड़ते थे। मछलियां, बारिश जब आए तब आंदोलन करते थे कई पक्ष लोग, और वहां मछलियां छोड़ा जाती थी। मतलब इतने बड़े बड़े खड्डे रहते थे। वो चारों बाजू के रास्ते मैंने कंक्रीटिंग करने किया। अंबेवाड़ी, साठे नगर, ये परिसर में पानी भरता था, तो वहां पे सब कलवड़, जो पानी अड़थला निर्माण होता था, वो कलवड़ करने का काम मैंने किया। उसके बाद स्मशान भूमि, अगर लास्ट में आदमी को, तो मुझे भी वहीं जाना है। आपको, सबको, मतलब किसी को ये नहीं हुआ, भगवान को नहीं हुआ तो अपने को क्या होगा। तो स्मशान भूमि, एक सुसज्ज स्मशान भूमि होना चाहिए। एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे कहा, एकनाथ ये अच्छा बनाओ, तो मैंने वो स्मशान भूमि भी अच्छा बनाया। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद के साहब का नाम का उद्यान है, वो आप उद्यान में जाओ के देखो, कोई नहीं बोलेगा कॉरपोरेशन का उद्यान है। उनको तन मन धन से हमने ख्याल दे के वो काम किया उद्यान का, और उधर मेरा गुरु का नाम है। वो उद्यान आज आप जाओ तो हजारों लोग सवेरे आते चलने के लिए, शाम को हजारों बच्चे वहाँ खेलने के लिए आते हैं। तो उद्यान अच्छा बनाया। ऐसे कई काम है कि मैंने वो करने का काम किया है। अपने प्रभाग क्रमांक 15 में शौचालय की एकदम दुरावस्था थी, कई शौचालय मैंने अच्छा बनाया। मतलब जो बेसिक सुविधा है, बेसिक लोगों की नीड वो जो है, दोने का काम किया का। तो हमारा एक्चुअली नगर सेवक का काम ही है, काम ही वही गटार मिटार और वाटर, बरोबर। पानी का सुविधा। मैंने रूपादेवी मैदान के अंदर 25 दशलक्ष लीटर का एक सम्प बनाया है जी। वहाँ पे पानी स्टोर होएगा, लोगों को पानी जाएगा। जो आज पानी की समस्या अपने प्रभाग में है, लोगों को 24 घंटा में एक बार पानी नहीं मिलता है। 36 घंटा, 40 घंटा, 48 घंटा लगता है पानी आने को। मेरी माता बहना राह देखती बैठते मुझे पानी कब आएगा, क्योंकि तो हमारा स्लम एरिया है, और हमारे स्लम एरिया में कई लोग अपने हस्बैंड के साथ अपनी बीबी भी काम करने के लिए जाती है, तो ही परिवार चलता है। तो उस टाइम पे उनको सब तकलीफ होता है, पानी टाइम पे नहीं आता है। तो मैंने वो प्रयोजन पहला किया, लेकिन उसके बाद कोविड लगने के बाद ठेकेदार थोड़ा सा कम करके आज भी वो काम चालू है। रूपादेवी मैदान में
बड़ा मैं सम बना रहा हूँ। तो यानी लोगों को टाइम पे पानी मिले, एक टाइम पे पानी मिले, ऐसा जो मेरा संकल्प था उसमें इसी शिंदे साहब ने मुझे बहुत मदद किया। शिंदे साहब ने उसीलिए जो जो काम मैं लेके शिंदे साहब के पास गया मेरे को हमेशा मदद ही हुई है। अब ये 5 साल के अभी अब ये विजन क्या रखते हो अगले 5 साल आप और कैसे काम करोगे? देखो, मैंने इसके पहला जो काम था वो किया था, तो मैं 4 नगर सेवक का प्रभाग है जी। मेरे से जितना अकेले से जमा उससे ज्यादा मैंने काम किया है। मैं ऐसा बोलूंगा तो मुझे अतिशक्ति होगी कि मैंने ज्यादा काम किया है, लोग बोलना चाहिए जी, लेकिन मैंने जो किया वो दिखता है, जो दिखता है वो दिखता है। हाँ। और इसके आगे रूपादेवी माता का मंदिर हो, रूपादेवी माता का प्रांगण हो, रूपादेवी माता का परिसर हो, वो भी अच्छा से उसको एक, रूपादेवी माता ये वागले स्टेट की कुलस्वामिनी है। ये इंदिरा नगर नाम रूपादेवी के नाम से उनको नामकरण हुआ है। तो उसको अच्छा मंदिर बने, वहाँ पे अच्छा एक गार्डन भी बने, खेलने के लिए लोगों को मैदान भी बने, सब चीज वहाँ हो जाए। एक आरोग्य केंद्र, अपने वागले के अंदर समस्या सबसे बड़ी है कि प्राथमिक आरोग्य केंद्र होना चाहिए, तो वो नहीं है, अपने जगह के वजह से अपने पास उपलब्ध नहीं हो सका। और कई जो मेरे पहले जो लोक प्रतिनिधि थी उनकी मानस न होगी, मैंने किसी के ऊपर टिकरा टिप्पणी करना चाहूँ, लेकिन उन्होंने मानस रखा नहीं होगा जी, तो वो नहीं हुआ है। वो करना मैं चाहता हूँ। रूपादेवी माता का मैदान, गार्डन, वो भी अच्छा करना मैं चाहता हूँ। ये प्रभाग को एक अलग ठाणे शहर में एक मॉडल प्रभाग करना चाहता हूँ, जो कोई आके देखेगा प्रभाग क्रमांक 15 कैसा हो। ये मेरा संकल्पना है और वो संकल्पना मैं आगे करके ही रहूँगा। मैंने देखा था कि आपका शाखा है भवानी नगर में, वहाँ पे हर शाम को गर्दी भीड़ लगती है, तो आप वहाँ पे बैठ के लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए दिखते हो। तो आपको ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके क्या क्या अड़चने रहती है, तो आप कैसे हैंडल करते हो उन सब चीज़ों को? देखो, मैं क्या कहा, मैं दिगेश साहब के पास काम किया हूँ, दिगेश साहब का आदर्श मैंने लिया है। आज मैं जिनके नेतृत्व में काम करता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब, वो भी लोगों के काम करने का एक नेता है। मैं चालके साहब के साथ में काम किया हूँ। मैंने अच्छा लोगों का आदर्श थोड़ा थोड़ा जितना अच्छा वो चीज़ हो वो लेने का लिया। और आज आपने देख रहे हो ना, हमारे दिगेश साहब कहते थे लोगों की संपत्ति नहीं गिना जाती है, जिनके दराजे में ज़्यादा चप्पल होती है ना वो सबसे श्रीमंत होता है, ज़्यादा जूता होता है ना वो सबसे श्रीमंत होता है। और आज वो संपत्ति हमने कमाई है। लोग किसके पास आते हैं? अगर जिसका काम जिसके पास बनते हैं उसी के पास लोग आते हैं। अगर कोई काम ही नहीं करे तो लोग क्यों आएंगे? और आपने कहा कि कौन से प्रश्न लेके आते हैं। हाँ, मेरा कॉमन क्वेश्चन क्या होंगे? परिवार कौटुंबिक भी अगर होगा ना तो वो भी एकनाथ भोईर के ऊपर विश्वास रख के आते हैं। मुझे दादा लोग कहते हैं, लेकिन दादागिरी करके बना नहीं है, मैं लोगों का प्रेम से बनाऊं। एक बड़े भाई को दादा कहते हैं, वो दर्जा लोगों ने मुझे दिया है, तो इसीलिए वो ऐसा ही नहीं मिलता है किसी को। किसी ने चाहा मैं दादा हूँ, किसी ने चाहा मैं भाई हूँ, ऐसा लगा है तो दादा भाई ऐसे नहीं बनते हैं। दादा भाई लोगों प्रेम से बोलना चाहिए, लोगों ने विश्वास रख के बोलना चाहिए, लोगों ने विश्वास संपन्न करना चाहिए। जब तुम्हारे पास कोई काम होता है तो लोग तुम्हारे पास आते हैं। हर प्रकार के काम है, काम एक प्रकार का नहीं होता है जी। घरेलू मामला भी होता है, कभी किसी को कोई जरूरत भी होती है, किसी को और कुछ समस्या होती है, उसका निवारण करने का काम मैं बैठ के वो शाखा में करता हूँ। और शिवसेना का काम ही वही है, 80% समाजकारण, 20% राजकारण। ये सब कामों को मैं भी बचपन से देखते आ रहा हूँ दादा। मेरे अभी एक मूवी आई थी धर्मवीर आनंद दिघे साहब के ऊपर, उसमें मैंने आपको भी देखा था। तो वो सबका कैरेक्टर वैसा नहीं था, बट आपका रियल कैरेक्टर उसके अंदर था। उसकी कहानी क्या है कि आप मूवी में कैसे आप आ गए? वो मैं भाग्यवान समझता हूँ, मैं मेरे को खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि वो मूवी के अंदर दिघे साहब का सहवास
में मैं जी। है करके लोगों को भी मालूम पड़ा कि मैं कहते कहीं के अभी अभी के जो बच्चे लोग हैं उनको कभी कभी मालूम नहीं होते। हाँ। जब जिन्होंने दिगे साहब को देखा है हाँ। उनको सबको मालूम है। दिगे साहब हमेशा आते थे, हमारे वही वाटप का कार्यक्रम में पूरा वही वाटप का कार्यक्रम करते थे। मेरा कोई कार्यक्रम साहब नहीं छोड़ते थे, यानी मेरे घर का पूजा भी हो रामनवमी का तो भी मेरे को नहीं मालूम पड़ा कि एक साल साहब ने आए। सवेरे 4 बजे भी साहब आते थे। मैं कि साहब को मालूम है ये बंदा मेरा इंतजार करता रहेगा होगा, तो मैं साहब 4 बजे भी आते थे सवेरे सवेरे। हम लोग पूरा परिवार जागते थे साहब का इंतजार करते और साहब आ ही जाते थे। तो वो मुहिम में जो है तो भगवान और सिंधे दिगे साहब का आशीर्वाद समझो है करके वो मुहिम में मुझे काम करने मिला। एक सीन अपने सावरकर नगर में ही लिया था जी। जो रैली था। वो जो दिगे साहब जब आते थे तब वहाँ के शाखा प्रमुख, वहाँ का विभाग प्रमुख, वहाँ का उपशाखा प्रमुख उनको फोन करते थे, अरे मैं ये एरिया में ये पूजे में आ रहा हूँ। तो हम लोग बाकायदा वहाँ पे उनका इंतजार करते बैठे थे, भले कार्यक्रम किसी का भी घर का हो, मेरे साहब आ रहे हैं ना, बराबर। तो हम लोग इंतजार करते थे। और जब साहब आते थे तो उनका प्रेम से अगर कंधे पे हाथ देते थे तो तभी आदमी को बहुत सुकून लगता था और ऐसा लगता था कि मैं कहा हूँ, एक अलग ऊर्जा मिलती थी। तो वो ऊर्जा लेके हम लोग काम करते थे। दादा हमारे इंदिरा नगर जो परिसर है वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है, बाजार लगती है, आप ऑटो रिक्शा यूनियन के सलाहकार भी हो, तो रिक्शा ड्राइवर और ये पार्किंग को लेके आप कैसा काम कर रहे हो? मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि इंदिरा नगर के बहुत से मेरे रिक्शा वाले भाई यहाँ रहते हैं। मैं खुद एक संगठन का सलाहकार हूँ। जब धर्मवीर आनंदी के साहब ने संगठन तैयार की है, एकता रिक्शा टैक्सी चालक मालक संगठन, उसका मैं सलाहकार हूँ। कई स्टैंड रिक्शा का हम लोग ने ओपनिंग किया है और इंदिरा नगर जो क्षेत्र है यहाँ से बहुत से हमारे उत्तर भारतीय भाई है, ये रिक्शा चला के अपना परिवार चलाते हैं और रिक्शा पार्किंग की समस्या आपने अच्छा विषय को आपने हाथ डाला है। जी जरूर ये समस्या का निवारण करने का मैं एकनाथ शिंदे साहब के पीछे लग के उनके माध्यम से ये पार्किंग का विषय कायम स्वरूपी कैसा निकल सकता है वो करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इससे पहले भी हम लोग ने साहब से बातचीत हो चुकी है, लेकिन मैंने आपको कहा जगह यहाँ अपने पास बहुत कम है, MRDC का क्षेत्र है, तो जैसे भी अच्छा जगह पाएंगे और जल्दी से जल्दी एक अच्छा पार्किंग जोन जिसको पार्किंग प्लाजा किया जाता है, ऐसा एक अच्छा रिक्शा के लिए जहाँ 10,000 रिक्शा 5,000 रिक्शा वो एक ही स्ट्रक्चर के अंदर बैठ जाए, ऐसा कोई काम करने का मेरा मानस है। क्यों तो आप देख रहे हो इंदिरा नगर में रास्ता तो है लेकिन दोनों बाजू में पार्किंग लगने के वजह से गाड़ी भी नहीं जा पा रहे, तो एक आधी दुर्घटना हुई तो कैसा ऊपर पहुंच पाएगी? फायर ब्रिगेड का गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, कैसी पहुंच पाएगी? ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है, लेकिन कोई राजनेता ने इसके ऊपर ख्याल नहीं दिया है। लेकिन शिंदे साहब को मैंने ऑलरेडी पहले कहा चुका है, साहब ऐसी ऐसी समस्या हमारे प्रभाग में है। तो हम प्रभाग में घूमते तो हमें प्रभाग की जान है, प्रभाग की समस्या की जान है। मैंने अभी 33 नंबर रास्ता रुंदीकरण किया, देखा आपने, कई लोगों को विस्थापित किया, कई लोगों के जो कमर्शियल वाले थे उनको वही पर्याय जगह शिंदे साहब के माध्यम में महापालिका के म्यूनसिपलिटी कमिश्नर के माध्यम से हमने दी गई। लेकिन रास्ता चौड़ा तो किया, लेकिन आज भी आप देख रहे हो कई गाड़ियां वहाँ पार्किंग लगती है। तो पार्किंग का भी सुविधा, एक्चुअली पार्किंग लगाते हैं तो मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत काम करते, क्योंकि यहाँ रहवासी रहेंगे तो पार्किंग कहाँ लगाएंगे? रास्ते पे ही लगाएंगे ना। तुमने उनको पार्किंग सुविधा बना के दी तो वो पार्किंग इसमें चले जाओगे और रास्ता खुला रहेगा। गाड़ी वाले को, हाथ गाड़ी वाला जो है उनको अगर आपने एक जोन निर्माण कर दिया तो वो उनके दायरे में काम करेगा और उनका पेट चलेगा, उनका परिवार सुखी रहेगा और लोगों को भी रास्ता खुला मिलेगा। ये होना चाहिए, विजन होना चाहिए। नगर सेवक, लोक प्रतिनिधि, उनका विजन होना चाहिए क्या करना चाहिए। और लोक प्रतिनिधि का भी काम है, उनके साथ लोगों का भी सहयोग होना चाहिए। दादा
आपने इंदिरा नगर का टेकड़ी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उसके बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं। आज हमारा इंदिरा नगर उसी के वजह से ज़्यादा लोगों को पता चला है। तो वो जो कलर्स हुए हैं घरों पे, वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, एक केंद्र शासन की योजना थी, स्वच्छ शहर सुंदर शहर, और उसी के इसमें संजय जायसवाल करके हमारे कमिश्नर थे, संजू जायसवाल, और हमारे माननीय हमारे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनसे सलाह मशवरत करके जो अपना टेकड़ी का भाग है, एक्चुअली अपना जो हिल स्टेशन कहा जाता है जी, तो उसको कलर अलग अलग के अलग-अलग कलर के रंगों रूप के दे कलर किए। घरों को, और वो एक स्वच्छ और सुंदर शहर के रूप में गिना गया है। जी, और वो संजू जायसवाल साहब जो थे, उनका एक विजन था, और हमारे शिंदे साहब के मतदार संघ में वो करने का एक विजन था, और वो काम उस टाइम पे हम लोग ने किया, तभी मैं नगर शोक था। जी। दादा, वहाँ पे एक मंदिर है, वो मंदिर के पीछे भी आपने कुछ वहाँ पे भी बहुत सारे कामें किए। वहाँ पे आपने शायद सीढ़ियों का काम किया हुआ है। माता लक्ष्मी माता का जो ऊपर हाँ, सबसे टेम्पल बड़ा है। टेकड़ी पे मंदिर है, हम्म। वो जागृत देवस्थान है। अब कई लोगों की मुरादें वहाँ पूरी हो जाती है। तो वहाँ पे जाने के लिए लोगों को रास्ता नहीं था, लोग घसर रहे थे। एक दिन शिंदे साहब वहाँ आए, हमारे साथ में हम लोग ऊपर चढ़े, तो उसी टाइम पे हमने तय किया जो रास्ता है, शिंदे साहब को हमने कहा, साहब बोला एक नाते करके ले, और तभी मैंने वो चढ़ने का जो पायरी है, वहाँ पे पायरी का काम हाथ में लिया, और वो बना भी दिया। आज लोग इजीली माता जी का दर्शन करने जाते हैं। दादा, इलेक्शन के पहले जब अनाउंस नहीं हुआ था, मैंने देखा कि 50 से 60 70 बसें कहीं तो जा रही थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि इसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट था। वो क्या मतलब क्या था सर? देखो, एक कौटुंबिक सल उसको कहा जाता है, हमारे पारिवारिक सल थी, हमारे शिवसेना पारिवारिक सल उसको हम लोग कहा जाता है। और हम लोग पारिवारिक एक परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग देव दर्शन के लिए ओझर गणपति, विघ्नहार गणपति बाप्पा है, लेनाद्री का गणपति बाप्पा है, एक महिलाओं को, मेरी पत्नी भी नगर सेविका है, वो महिला ही है ना, जी। तो उन्होंने कहा हमारे महिलाओं के एक सल निकालो। फिर हमने एक पारिवारिक सल निकालने का ये किया, और उसमें इतना प्रतिसाद मिला तो मैंने तो पहला 40 बस का अरेंज किया था, लेकिन 85 बस हुआ, 4,500 महिला, उनको मैं लेके गया, बाकायदा उनको देव दर्शन दिया, वहाँ उनका खाने का वगैरह व्यवस्था किया, नाश्ता का व्यवस्था किया, और सुखरूप उनको घर पे लाके छोड़ा। ये मैं मेरे को भाग्यवान समझता हूँ कि इतना बड़ा सहल मैंने अरेंज करने के बाद भी लोग बराबर आए, और मेरी सब माता बहना जो भी आए आज दुआ दे रही है कि अच्छा आपने सहल निकाला, और सब मेरा परिवार उसमें था, मेरा इदनेश भी उसमें मेहनत किया, मेरे सब कार्यकर्ता उन्होंने मेहनत किया। तो उस हर बस में मैंने 2 कार्यकर्ता दिया था कि किसी की असुविधा ना हो जाए। जो मेरे बहिना है, मेरी माता है, जो भी मेरे साथ में आ रही है सहल के लिए, मेरी पत्नी के साथ में जो सहल के लिए आ रही है एकता बुजुर्ग के साथ में, तो उसकी कोई असुविधा ना हो, तो वो अरेंजमेंट सब मेरा कार्यकर्ता ने, मेरे परिवार ने मिलकर किया था, और उसमें मैं सफल हो गया। दादा देखिए, आप जो पद पे हो नगर सेवक के, वो अभी देखो, आप विरोधियों को कैसे हैंडल करते हो? देखो, मैं विरोधी को खाली चुनाव के टाइम विरोधी समझता हूँ, बाकी टाइम मैं विरोधी को विरोधी नहीं समझता हूँ। जो मेरे पास आया वो मेरा जी। और विरोधी का हैंडल करने की क्या जरूरत है? जब मैं अपन काम करते हैं, मैं किसी को टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूँ, मैं मेरे काम से उसको जवाब देता हूँ। हमारे शिंदे साहब ने भी यही सिखाया है कि विरोधी को उनके टिक्का टिप्पणी में जवाब नहीं देना है, काम से जवाब देना है। और कड़ाला जवाब तो मैं दे ही देता हूँ काम से। आपको तो मालूम है, काम में मेरा हथकंडा है।
और मैं वो हथकंडे से काम करता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन दादा, आपने इतना टाइम दिया हमें, प्रभाग क्रमांक 15 की जनता को एक फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहोगे? मैं प्रभाग क्रमांक 15 की जनता को मैं फाइनल मैसेज में एक ही कहूँगा कि भाई आप लोग को विकास चाहिए, विकास करने वाला आदमी चाहिए, आपका परिवार संभालने वाला आदमी चाहिए कि आपका परिवार बिगाड़ने वाला आदमी चाहिए, तो आपको चुनना है। ये जो संविधान अपन करते, ये देश अपना संविधान पे चला है। तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने को जो संविधान दिया है, उससे सबसे बड़ा हथियार अपने पास दिया है, तो वोटिंग, वोट। जो एक वोट से ये देश का पंतप्रधान भी बैठ सकता है, एक वोट से नगर सेवक भी बैठ सकता है, एक वोट से ये राज्य का मुख्यमंत्री भी बैठ सकता है। तो जो वोट का जो इस्तेमाल है वो अपने काम करने वाला आदमी को होना चाहिए। उनको अपना वोट दो और अपना विकास करो। और नगर सेवक ये जनते का सेवक होता है। हर नगर सेवक ने अपना जनते का काम करने के लिए अपनाया है, ये समझ के काम करेंगे तो ही ये एरिया का भला होगा। और मैं यही प्रभाग क्रमांक 15 का जनता को एक निवेदन नहीं तो विनंती करूंगा। मैं प्रभाग क्रमांक जनता का एक सेवक हूँ, तो सेवक के रूप में हमें आपको चुनना है और यही मैं प्रभाग क्रमांक जनता का अनाउंस करूँगा। धन्यवाद दादा आपका, आप आए। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और आपने जो मेरे को पूछा मैंने आपको कहीं जवाब दिया, कहीं उसमें एक आधा वर्ड गलत निकला हो तो गलत निकला हो मेरा, नहीं। और जो अच्छा हो वो आप सबका, ऐसा समझ के मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट।